नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स। दिस इज क्रोनिक डिजीज ट्रीटमेंट एपिसोड एंड आई वेलकम यू ऑल। तो वीडियो सभी आपने बंद कर लीजिए। आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब होगा तो हम जरूर देंगे आपको। ठीक है। ओके ओके सर। और आप सभी को म्यूट किया जा रहा है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में। आज हम लोग जो है जो जानने वाले हैं वो है क्रोनिक डिजीज जो है, क्रोनिक पेन जो है स्पेशली उस पर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसका एक्चुअली कारण क्या होता है। ठीक है। तो here we will learn some techniques to cure old chronic pain. Okay. Some pain are very acute and some pain are very chronic. Long-term pain is said chronic pain and short-term pain is said acute pain. बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है। अभी कहीं चोट लग गया, इससे जो दर्द उत्पन्न हुआ ना, ये आपका एक्यूट पेन है। लेकिन चोट लगा था 5 साल पहले, अभी भी दर्द है, तो ये क्रोनिक पेन, दिस इज क्रोनिक पेन। ओके। So here we will learn the reason behind this chronic pain and we will treat it in our workshop. इनको सीखेंगे, समझेंगे कैसे ये उत्पन्न होते हैं। और वीडियो बंद कर लीजिए। यू डोंट नीड टू ओपन योर वीडियोस एंड वॉइस। ओके। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, बीमारी जानने के पहले जानिए कि हेल्थ क्या है। इसको एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टार्ट कर सकते थे, एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टार्ट कर सकते थे, और हम अलग अलग पैथी के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने आयुर्वेद को चुना है आज के सेशन के लिए। ठीक है। हम इस समस्या को आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज हेल्थ? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? Health is a state where in the Tridosa digestive fire, all the body tissues and components, all the physiological processes are in perfect unison. And the soul, the sense organs and mind are in a state of total satisfaction. प्रसन्न कंटेंट। अब यहाँ देखिए, इसको ये परिभाषा जो है कुछ लाइन में तो समझ में नहीं आएगी। आवाज, क्या आवाज नहीं आ रही है आप सभी को? अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। आवाज जिन्हें आ रही है अच्छी तरीके से यस लिख दीजिए ताकि क्लियर हो जाए। ओके ओके ओके, थैंक यू। साउंड इज क्लियर एंड द पर्सन हु इज हैविंग प्रॉब्लम, प्लीज चेक देयर नेटवर्क। प्लीज चेक देयर नेटवर्क। ओके। नेटवर्क चेक कीजिए, नेटवर्क में जाइए और लीव होके फिर से ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लीव होइएगा तो फिर से ज्वाइन कर नहीं पाइएगा, बिकॉज मेनी पीपल आर इन क्यू देयर। पहले भी बोला गया था कि केवल 100 सीटें हैं, इससे ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर वो क्यू में होंगे। आप अगर आप लीव करते हैं तो फिर आप क्यू में सबसे लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग
यहाँ पर आते हैं हम लोग हेल्थ केयर, ठीक है। तो त्रिदोष जो है ना, वात पित्त कफ बैलेंस में होना चाहिए। शरीर में वात का कुछ काम है, पित्त का कुछ काम है और कफ का कुछ काम है, और यह काम जो है, यह तीनों दोष जो है बैलेंस में होना चाहिए। इसके साथ ही जो है डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि सम होना चाहिए। जठराग्नि ज्यादा होगी तो भूख बहुत ज्यादा लगेगा, जठराग्नि कम होगी तो भूख ही नहीं लगेगा, भोजन ही नहीं पचेगा। बैलेंस में होना चाहिए। ऑल बॉडी टिश्यूज एंड कंपोनेंट्स, जो धातु है शरीर में, जो टिश्यूज है, जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी ऊतक हैं, आयुर्वेद में सप्त धातुओं बल और ओज का वर्णन है। ये सभी बैलेंस में होना चाहिए। कोई भी चीज कम नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो मानसिक और शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो शरीर से और मन में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो सब के सब जो है आपस में तालमेल में होना चाहिए। मन और शरीर का तालमेल होना चाहिए और आत्मा का तालमेल होना चाहिए। मन कुछ कह रहा है, शरीर कुछ कह रहा है और आत्मा कुछ कह रही है, ऐसा नहीं करना। हमें सबको जो है एक तालमेल बनाकर रखना है, तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कुछ बैलेंस में होने चाहिए। साथ ही जो है मन में संतुष्टि होनी चाहिए। मन में, शरीर में, आत्मा में तीन हिस्से हैं, ठीक है। ट्राई ओरिजिन जो है ये शरीर, आत्मा और मन, तीनों में बैलेंस होना चाहिए और संतुष्टि होनी चाहिए। जब ये तीनों संतुष्ट होते हैं तब भीतर से एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जिसको आनंद कहते हैं। आनंद, आनंद मतलब क्या है? प्रसन्नता, खुशी, संतुष्टि, वो अवस्था होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें हैं तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सच में ये सब है? क्या संभव है एक व्यक्ति में? संभव तो है, लेकिन क्या है ना, अभी का जो शैली हम लोग का लाइफ स्टाइल, वो बहुत ही गड़बड़ है। Our lifestyle today is very problematic and it creates problem in our dosas. वात पित्त कफ, वात पित्त कफ become imbalance। हमारे त्रिदोष वात पित्त कफ आज के लाइफ स्टाइल में क्या है ना, हमेशा असंतुलित रहते हैं। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जठराग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, संतुलन में नहीं है। दैट इज वाई as per the definition of Ayurveda, we are not healthy at all. Okay, very less people are healthy according to Ayurveda. According to these circumstances, very less people are healthy. Okay, friends. तो ठीक है, ये ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए। इसमें त्रिदोष को सबसे ऊपर माना गया, सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है त्रिदोष को। वात पित्त एंड कफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दोषास। ओके, ये तीन दोष हैं। ये तीनों दोष जो है आपके शारीरिक संरचना को प्रभावित करते हैं, आपके फिजियोलॉजी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलके आपके शारीरिक संरचना और शरीर के अंगों के फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। किस तरह करते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। डाइजेस्टिव फायर क्या है? डाइजेस्टिव फायर का जो है ना, संतुलन में रहना बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेदा बिलीव दैट द इम्बैलेंस इन डाइजेस्टिव फायर अग्नि इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीज। आयुर्वेद का एक नाम काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा मतलब अग्नि चिकित्सा, मतलब कि हम जिसे आयुर्वेद समझते हैं वो अग्नि की चिकित्सा है पूर्ण रूप से। आयुर्वेद की चिकित्सा मतलब अग्नि की चिकित्सा। अग्नि कहाँ? जठर में। जठर मतलब स्टमक। स्टमक में जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअली हम लोग उसको डाइजेस्टिव फायर करते हैं।
और यह भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल टू डाइजेस्ट आवर फूड। इन द एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव फायर वी कांट डाइजेस्ट आवर फूड। इसके बिना हम अपना भोजन नहीं पचा सकते। एंड इन द एक्सेस कंडीशन ऑफ डाइजेस्टिव फायर वी फील फायर इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग अगर ये डाइजेस्टिव फायर ज्यादा हो जाए तो हम एक अग्नि महसूस करते है ना, अग्नि महसूस करते, ठीक है, जलन महसूस करते। Ayurvedic expert analyze Agni not only a digestive fire but energy behind all the metabolic process of the body. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जो मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, भोजन जब हम लोग करते हैं तो वह भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। फिर उससे जो है प्रोटीन, विटामिन सभी एक्सट्रैक्ट होते हैं और हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो टूटना और बनना हमेशा लगातार चलता रहता है, और इस प्रोसेस को, टूटने और बनने के लगातार प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द कंबाइंड प्रोसेस इन विच वी टेक फूड एंड मिक्स इन आवर स्टमक, extract the main content, vitamin, protein, minerals from that food, and make new molecules like protein, okay, fat. New molecules are made from the food we intake, okay. And the combined process is said metabolism, and the metabolism is controlled by digestive fire. तो हमारे शरीर में भोजन के बनने, भोजन का पाचन और उससे शरीर के अंगों का, ऊतकों का निर्माण होना, यह प्रक्रिया जो है इसको चयापचय कहते हैं हिंदी में, लेकिन अधिकतर लोग इसको मेटाबॉलिक रेट से जानते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस से जानते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना हमारे शरीर में शरीर के निर्माण की प्रक्रिया को बताता है, ठीक है। ये दो हिस्सों में बना होता है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब वृद्धि और कैटाबॉलिज्म मतलब घटना। शरीर में बहुत सारी फालतू की चीजें हैं, उनको टूटना जरूरी है। जैसे फैट है वो डिजोल्व होना चाहिए, फिर पसीना निकलेगा और उससे एनर्जी मिलेगी, ये कैटाबॉलिज्म का हिस्सा है। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब है जब आप खाना खा रहे हैं उससे नए प्रोटीन बन रहे हैं और उससे मसल्स बन रहे हैं। एनाबॉलिज्म दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। आयुर्वेद में इसी को डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फायर जो है उसकी एक बहुत बड़ी संकल्पना है आयुर्वेद में। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें डाइजेस्टिव फायर के बारे में जानना पड़ेगा। हमारा जो टॉपिक है क्रोनिक पेन का ट्रीटमेंट कैसे करें, आपको वहां तक ले जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यू विल बी रीचिंग दैट एरिया, ओके। सो बॉडी टिश्यूज एंड प्रोसेस। बॉडी टिश्यूज, हमारे शरीर में बहुत सारे जो है टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और इनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए। ज्यादा होने से भी नुकसान, कम होने से भी नुकसान, ठीक है। जैसे हड्डियों में जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मसल्स हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स हैं जो हड्डी के पास कनेक्टेड रहते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो स्किन के नीचे रहते हैं। स्मूथ मसल्स हैं जो हमारे बॉडी में सभी जगह होते हैं, हर अंग जो है मसल से बना हुआ है। कार्डियक मसल जिससे हार्ट बना हुआ है। नर्वस टिश्यूज जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्किन पर पूरा अपना एक लेयर है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। सभी जो है ना छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये कोशिकाएं जो है आपस में एक ऊतक बनाती हैं, ठीक है। कोई कोशिका अकेले काम नहीं करती है, ग्रुप में काम करती है, और हर कोशिका जिसका ग्रुप होता है वो कहलाता है ऊतक। ऊतक मतलब या टिश्यू मतलब क्या, टिश्यू इज द बंच ऑफ सेल्स। व्हाट आर सेल्स, सेल क्या है, कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो जीवित है, तो सेल, कोशिका, ठीक है। और वो अकेले काम नहीं करती है, सब काम तो वही करता है, अकेले नहीं करते, कोशिका ग्रुप बनाती है। द सेल combined and make group, and this group is called tissue, ऊतक हम लोग हिंदी में कहते हैं, ओके। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में धातु और तत्वों की बात हुई, और आत्मा की, हमारे जो सेंस ऑर्गन है ना, जो हम लोग
देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं, फील करते हैं, उससे हमारे मन को संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, हम लोग जो महसूस करते हैं वो अंदर जाता है ना, मन उसको महसूस करता है। ठीक है, वो आत्मा को मतलब कि ट्रांसफर करता है। सोल सबको कंट्रोल करती है, लेकिन वो एक चश्मा पहना है जिसको हम लोग माइंड कहते हैं। सोल का चश्मा क्या है? माइंड। माइंड के चश्मे से ही सोल भी देखती है। ठीक है, माइंड चेंज करेंगे तो सोल भी जो है वो देखने लगेगी कोई दूसरी चीज। तो यहाँ पर भी ये है कि आ, हमारी मन, हम जो है, हमारे जो सेंस ऑर्गन से उसे इंफॉर्मेशन लेता है और मजा लेता है उसका। जैसे हम लोग कुछ देखते हैं तो मजा आता है ना, कुछ छूते हैं तो मजा आता है, कुछ टच करते हैं तो मजा भी आ सकता है, डर भी आ सकता है। तो ये जो होता है ना, कहाँ से होता है? ये सेंस ऑर्गन से होता है, ज्ञानेंद्रियों से। ओके, इंफॉर्मेशन जो है हमारे मन तक जाती है, फिर वो सोल तक जाती है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर क्वाइट डिफिकल्ट एंड सब्जेक्टिव। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो चीजें हैं, सोल या फिर सेंस या फिर माइंड, इनको एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता जिसकी एक परिभाषा हो। इनकी परिभाषा फिक्स परिभाषा नहीं होती। इनकी परिभाषा फिक्स परिभाषा नहीं होती, सब्जेक्टिव है। इट इज सब्जेक्टिव। वी कांट एक्सप्लेन इन सम फैक्ट्स। ओके, वी कांट एक्सप्लेन इन सम फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स के बल पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको सब्जेक्टिव ही रहना चाहिए। दिस नॉट ओनली रेफर टू मेंटल और सोशल वेलबींग बट ऑल्सो स्पिरिचुअल वेलबींग। यहाँ जो है हम लोग मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही सामाजिक हमारा स्वास्थ्य, सोशल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग। हम लोग स्पिरिचुअल कितना ग्रो कर चुके हैं, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो है बहुत ही कम्प्रिहेंसिव। और ये जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, ठीक है, सुश्रुत संहिता में, ठीक है, ये बताता है कि हमारे दोष सम होने चाहिए। ठीक है, और हमारी धातुएं सम होनी चाहिए, अग्नि सम हो चाहिए, मल क्रिया सम होनी चाहिए। मतलब कि हमारा जो शरीर में जो भी भोजन जा रहा है उससे मल उत्पन्न हो रहा है वो बाहर निकलना चाहिए, पसीने से बाहर निकलना चाहिए, स्टूल के थ्रू बाहर निकलना चाहिए, यूरिन के थ्रू बाहर निकलना चाहिए, कफ के थ्रू बाहर निकलना चाहिए। ये मल जो है सम होना चाहिए। ठीक है, और जब आत्मा मन के द्वारा और मन इंद्रियों के द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करता है, ये सूचना भी सम होना चाहिए। ये सूचना भी सम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आयुर्वेद में है। तो चलिए ठीक है, और अब बात है बीमारी के बारे में। ठीक है,
बीमारी क्या है? तो बीमारी के बारे में आयुर्वेद का जो है क्या कहना है? Ayurveda theory explains that an imbalance in three components, three dosa, evokes disease. जो वात पित्त कफ में गड़बड़ होती है तो बीमारी पैदा होती है। पहला बीमारी जो है, आप क्रोनिक बीमारी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले बीमारी को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो है दोष में गड़बड़ हो गया, वात पित्त कफ में गड़बड़ हो गया, तो इट बिकम्स डिजीज। व्हेनेवर देयर इज एन imbalance in three components, वात पित्त कफ, it will become disease. Okay. Second, in other words, disturbed equilibrium in the constitution is the cause of illness in the body as well as in the mind. एक constitution की बात हो रही है। प्रकृति जो है, प्रकृति के अनुसार, जैसे किसी का वात का शरीर है, किसी का पित्त का शरीर है, किसी का कफ का शरीर है ना? तो हर तरह का शरीर है ना, तो किसी का वात के हिसाब से जो है, ठीक है, किसी का वात का शरीर है, किसी का पित्त का, किसी का कफ का शरीर। तो अपने शरीर के हिसाब से आपको भोजन करना चाहिए। ठीक है, अपने प्रकृति के हिसाब से। और जब आप जैसे किसी को कफ की समस्या रहती है, किसी का शरीर कफ वाला है, अब वह व्यक्ति क्या कर रहा है, खूब मीठा खा रहा है, खूब ठंडा खा रहा है। ओके, दैट विल काउज इम्बैलेंस। ओके, so you should also eat and live according to your nature. अपने प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपके शरीर की प्रकृति क्या है, प्रकृति के अनुसार जो है आपको रहना। तो पहला तो त्रिदोष में जो है इम्बैलेंस हो गया। दूसरा जो है आप अपने प्रकृति के अनुसार रहना, खाना नहीं है आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो है बॉडी और माइंड को अलग नहीं मानते आयुर्वेद में। और अधिकतर जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं और प्राचीन पद्धतियां भी आप कर सकते हैं, या होलिस्टिक पद्धतियां आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है मन और शरीर अलग नहीं होता है, मन और शरीर अलग नहीं। और बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स प्लस सोल। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और एक आत्मा। These 5 elements are earth, air, water, fire and ether. आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, इन सब से मिलकर जो है हमारा शरीर बना है और आत्मा है। ठीक है, और आत्मा है। ठीक है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स एज वेल एज आवर बॉडी। ये आपस में भी कनेक्टेड है, ये आपस में भी कनेक्टेड है। हमारे शरीर में जो बॉडी कैविटी है वो स्पेस को शो करता है। वायु जो है, मतलब लंग्स जो है, उसमें जो हवा है वो एयर को शो करती है। फायर का मतलब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। वाटर का मतलब हो गया ब्लड और लिम्फ वेसल्स। और बोन और मसल जो है अर्थ एलिमेंट को शो करती है। ठीक है, अब ये जो है किस तरह काम करते हैं, दो दोष मिलकर एक, दो जो है तत्व मिलकर एक दोष बनाते हैं। जैसे स्पेस और एयर मिलके वात दोष बनाते हैं, फायर और वाटर मिलके जो है पित्त दोष बनाते हैं, वाटर और अर्थ मिलके जो है कफ दोष बनाते हैं। ठीक है, तो ये 5 तत्व जो है मिलकर 3 दोष बनाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जो है ना, हालांकि त्रिदोष की मान्यता नहीं है, लेकिन 5 तत्वों की मान्यता है। तो कहीं पर 5 तत्व को ज्यादा डोमिनेटिंग माना जाता है, कहीं पर जो कफ है, जो त्रिदोष है, उनको ज्यादा डोमिनेटिंग माना जाता है। ठीक है, हम लोग दोनों को समझेंगे, वी विल लर्न ऑल दोस थिंग्स एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस। ओके, वाता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड ईथर, मोशन एंड स्पेस।
ठीक है, वात का मतलब है मोशन और स्पेस। ठीक है, शरीर में ये मूवमेंट पैदा करता है, वात क्या करता है, मूवमेंट पैदा करता है। और उसी तरह जो है जो पित्त है, ठीक है, पित्त क्या करता है, हीट पैदा करता है और फ्लूइड जो है ना तरलता पैदा करता है। शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पित्त की मात्रा को हम ज्यादा समझेंगे। ठीक है, और पित्त जो है उसका काम है रूप में चेंज करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन जो किससे होता है, पित्त से होता है। पित्त जो है ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, बिना इसके ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं हो सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, कफ का क्या काम है, ठीक है, कफ जो है सॉलिड और फ्लूइड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यह बाकी दो के लिए बेस तैयार करता है, जल और पृथ्वी से मिलकर बनता है कफ। अब जो है कॉज ऑफ ऑल डिजीज, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अब आने वाला है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए। कॉज ऑफ ऑल डिजीज, प्रज्ञा अपराध, असात्मेंद्रिय, संयोग, काल, तीन चीज। प्रज्ञा अपराध, किसी भी बीमारी का मूल कारण प्रज्ञा अपराध, ध्यान दीजिए, किसी भी बीमारी का मूल कारण क्या है, प्रज्ञा अपराध है। सेकंड, टाइम, टाइम सबसे बड़ी बीमारी है। टाइम क्या है, सबसे बड़ी बीमारी है जिसपे आपका बस नहीं। तीसरा, असात्मेंद्रिय संयोग, असात्मेंद्रिय, ठीक है, इसका मतलब है अपना जो सेंस है ना उसका गलत यूज करना। तो अभी यहाँ पे देखिए कहीं भी भोजन का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर किसी भी चीज का जो नाम आ रहा है ना, आयुर्वेद जो है क्या कहता है कि जो बीमारी है उसकी जड़ क्या है, सबसे पहले पहले प्रज्ञा अपराध, मन से किया हुआ अपराध, इंटेलिजेंस बुद्धि से किया हुआ अपराध, वह अपराध, वह चीज जो अपराध की श्रेणी में आती है और बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा होती है। बीमारियां मन के द्वारा उत्पन्न होती है या समय के द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति ठीक ठाक है लेकिन उसका उम्र हो गया है तो बीमारी आ रही है, काल का दोष है उसका। और चीज है तीसरी है मिसयूज और आवर सेंसेस, हम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, ठीक है, जो हमारा सेंस है यूज कर रहे हैं, इस सेंस का गलत यूज कर रहे हैं हम लोग। वी आर यूजिंग, एक्चुअली मिस यूजिंग आवर सेंसेस। ओके, so according to Ayurveda there are three types of origins, cause of, cause of these are of three types, तीन ही जड़ है। फर्स्ट ऑल प्रज्ञा अपराध, इस काल, थर्ड इज साथ में इंद्रियार्थ संयोग। ओके, we will deal every topic again. What is प्रज्ञा अपराध? प्रज्ञा मीन इंटेलिजेंस, प्रज्ञा मीन इंटेलिजेंस, बुद्धि आपकी। एंड अपराध मीन्स क्राइम और ब्रेकिंग ऑफ अ रूल। अपराध मतलब किसी भी नियम को तोड़ना, जब हम किसी नियम को तोड़ते हैं तो वो अपराध हो जाता है। ओके, सो द रियल मीनिंग ऑफ प्रज्ञा अपराध इज यूजिंग योर इंटेलिजेंस और बुद्धि। ओके, यू ब्रेक अ रूल और लॉ, कुछ आप जो है नियम को तोड़ते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके नियम को तोड़ते हैं तो वो प्रज्ञा अपराध कहलाता है। हाउ विल इट वर्क? देयर आर मेनी रूल्स ऑफ हेल्दी हैप्पी लिविंग लेड डाउन बाय नेचर एंड एंसेंट सेजेस गॉड Almighty. There are many rules. किसने बनाए हैं ये रूल्स? हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं ये रूल्स। There are many rules made from our ancestors, our nature. प्रकृति ने बनाए, प्रकृति ने, प्रकृति ने कहा है, ठीक है,
कुछ कहा है, हमने उसे नियम मान लिया। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि ये नियम है, इसको पालन करो, ठीक है, और ये नियमों का पालन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये नियम क्या है? God want us to live healthy and happy, but because of our sensory organ trap to break these laws which leads to disease। हमें ईश्वर ने स्वस्थ और खुश रहने के लिए तैयार किया है, लेकिन हम लोग ये जो सेंसेस हैं उनके ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। हमारे जो सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, ठीक है। तो हम लोग अपने सेंसेस के ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं ना, ये जो रूल्स हैं हम लोग क्यों तोड़ते हैं। हम लोग रूल तोड़ते हैं अपने सेंस जो है उनके चक्कर में, ट्रैप, ठीक है। हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमें ट्रैप में फंसा लेती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कंज्यूमिंग शुगर व्हेन यू आर डायबिटिक। अब जैसे देखिए, अभी क्या है कि आपको शुगर है, आपको चीनी नहीं खाना है, लेकिन आपकी इच्छा हुई और आपने खा लिया। क्यों खा लिया? आप एक ट्रैप में फंस गए, आप एक ट्रैप में फंस गए, अपने सेंस जीभ के ट्रैप में फंस गए, और आपने क्या किया, एक अपराध कर दिया। एक्चुअली रूल को तोड़ दिया आपने, तो अपराध हो गया। अब गाड़ी चलाते समय शराब नहीं पीनी, गाड़ी चलाते समय शराब नहीं पीनी, ये रूल है। लेकिन आप अपने टेस्ट के सेंस में आकर आपने क्या किया, ये रूल को तोड़ दिया। आप ये अपराध किया आपने ना। और अपराध कैसे किया? अपने सेंस के वशीभूत होकर, जो टेस्ट है उसके कंट्रोल में आते। ओके, यू आर कंट्रोल्ड बाय योर सेंसेस एंड दैट सेंसेस लीड यू टू डू अ क्राइम। आप एक क्राइम करते हैं अपने सेंस के कारण। लेट नाइट डिनर, ठीक है, रात को, ज्यादा रात को खाना खाना, ज्यादा रात को खाना खाना। अब ज्यादा रात को जब आप खाना खा रहे हैं, ये भी एक अपराध है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है ये। यह नियम नहीं है कि आप ज्यादा रात को खाना खाएं, फिर भी आप खा रहे हैं, इसका मतलब आप एक अपराध कर रहे हैं। वॉचिंग टू मच टीवी, टीवी या फिर स्क्रीन आपको मोबाइल पर बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उसकी एक लिमिट है, उतना ही देखना है। लेकिन बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं, आप अपने जो आईज है, जो दृश्य सेंस है आपका, उसके कंट्रोल में आके आपने रूल को तोड़ दिया। 30 मिनट से ज्यादा किसी को स्क्रीन टाइम नहीं देना है दिन में, आपने दे दिया कितना, 5 घंटे। यूट्यूब से घुसते हैं तो सीधे निकलते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर से भी घुसते हैं तो व्हाट्सएप में पहुंच जाते हैं। कैसे कैसे कहां से कहां निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, बिकॉज ऑफ योर सेंस, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, सेलफोन, इंटरनेट, इट इज ओके। अब जो है कि क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग अपने सेंस के कारण रूल्स तोड़ रहे हैं नेचर, रूल्स तोड़ रहे हैं नेचर। और यही रूल तोड़ते हैं ना तो इसको कहते हैं अपराध। कॉल और टाइम, ठीक है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम मेनी वुड्स हील। समय जो है सबसे बड़ा जो है ना हीलर है, वो किसी भी घाव को भर देता है, किसी भी घाव को समय भर देता है। समय के साथ ही जो भी आपका दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। और ये परिवर्तन का द्योतक,
परिवर्तन इतना जो है जरूरी है। ठीक है। तो परिवर्तन जो है होके रहेगा, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। तो हमें इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। देखिए, टाइम के बारे में क्या है, जब, ठीक है, अभी क्या है, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग समस्याएं होती हैं। ठीक है। और हर समय एक एनालॉजी दिया गया है यहाँ पे। ये एनालॉजी जो है, ठीक है, जैसे बच्चे हैं 0 से 12 साल के, उछल कूद करते हैं और गिरते रहते हैं। स्पिल, स्पिल मतलब जैसे पानी का गिर जाता है ना, पानी छलक कर नीचे गिर जाता है, उसको स्पिल करना था। तो स्पिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पिल हो जाते हैं। ठीक है। इस उम्र के बच्चे जो हैं वो स्पिल का ही शिकार हो जाते हैं, छलकने का ही, तो हमेशा छलकते ही रहते हैं। 13 से 19 जो टीनेज आ गया, वो रोमांच के चक्कर में लगा हुआ रहता है, उसको थ्रिल चाहिए। उसको क्या चाहिए? थ्रिल। ठीक है। जो नौजवान हो जाता है, उसकी इच्छाएं बहुत हो जाती हैं। इस समय उसको ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसको चाहिए विल, दैट पर्सन नीड विल, डिजायर, विल मीन डिजायर। when the person come to middle age from 30 to 40, that person is struggling with their bills, phone bill, water bill, electricity bill, whatever the bill it may be. Okay, that middle age person from 30 to 40, 30 to 50 is struggling with bills. Okay, and the mentality also work in the same way. उसी तरह उसकी मानसिकता भी हो जाती है। उम्र बढ़ गई तो वो पिल्स के साथ जीतता है, 50 to 65, एंड फ्रॉम 65 to 100, पिल्स मतलब ऐसे दबा हुआ। ठीक है। और इसके बाद जो है डेथ जो है, पिल्स। ठीक है। दैट इज द टाइम। ओके, वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर टाइम। यहाँ देखिए, टाइम जो है बदलता जा रहा है, और उस व्यक्ति का जो है वर्किंग जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब है यहाँ असात्मेंद्रिय संयोग। when these sense organ are measured, the disease attack our body। हमारी आंख, कान, नाक, जीभ, टच, स्मेल, ठीक है, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, साइट, ये सब जो है, आप जब मिस यूज करने लगिएगा ना तो आपको डिजीज का अटैक होगा। मतलब देखना है 5 मिनट, देख रहे हैं 5 घंटा, गलत चीजें देख रहे हैं, गलत भोजन कर रहे हैं, उससे आपका पेट खराब हो रहा है। इस तरह गलत चीजें देख रहे हैं, उससे आपकी आत्मा भी खराब, गलत चीजें सूंघ रहे हैं, इससे आपका मन खराब हो रहा है, गलत चीजें छू रहे हैं जिससे आपका जो है हेल्थ पे असर पड़ रहा है। ठीक है। गलत चीजें सुन रहे हैं, उससे भी आपकी आत्मा पे असर पड़ रहा है। मतलब हम जो सेंस ऑर्गन है ना, उसका मिस यूज कर रहे हैं। इसी को असात्मेंद्रिय संयोग कहा जाता है। ठीक है। तो अब ये महिला खाना खा रही है, ठीक है, तो अपने जो सेंस है, ईटिंग वाले सेंस को मिस यूज कर, ये व्यक्ति जो है यहाँ पे पब में जो है क्या कर रहे हैं, अपने हियरिंग सेंस को मिस यूज कर। ठीक है। अब जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ होते हैं, जब वहां टच कर रहे हैं तो अपने टच के फीलिंग को मिस यूज कर रहे हैं। हम लोग 5 सेंसेस को मिस यूज करते हैं इस तरह से, और इससे प्रज्ञा अपराध भी उत्पन्न होते हैं।
और इससे कोई परमानेंट हैप्पीनेस पैदा नहीं होता, थोड़े समय के लिए आपको खुशी मिलती है। ऑल दिस डज नॉट ब्रिंग एनी हैप्पीनेस बट टेम्पररी प्लेजर। ओके, दिस ब्रिंग्स यू टेम्पररी प्लेजर एंड टू मच इन्वॉल्वमेंट इनटू सेंसरी प्लेजर्स लीड्स टू वेरिटीज। अब जो है बहुत सारी जो ये हम लोग जो अपने सेंसरी ऑर्गन्स को डिजोल्व किए रहते हैं तो हमें अलग अलग डिजीज होती है, और इनमें हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं। रोल ऑफ फियर इन डिजीजेस। कैसे एक डर नाम की भावना जो है हमारे शरीर में बीमारी को उत्पन्न कर सकती है, और बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करती है। कैसे उत्पन्न करती है ये हम लोग जानेंगे। जीवन में जितनी भी बीमारियां आपको उत्पन्न होती है उसका सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है, जो सबसे बड़ा कारण होता है फियर। डर सभी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। डर सभी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। और उस डर में भी जो है सबसे बड़ा डर क्या होता है? मृत्यु का डर। मृत्यु का एक्चुअली क्या है? फ्यूचर का डर। फ्यूचर में क्या होगा ना, यह संभावना, संदेह सभी डर में सबसे बड़ा डर है। हालांकि डर का जो मुख्य कारण है वो है मृत्यु। मृत्यु सबसे बड़ा डर है। मरना सबसे बड़ा डर है, और इसी डर से सभी बीमारियां पैदा होती हैं। अब पहले जो क्या है ना, जैसे हर व्यक्ति जो है अपने कैरियर के बारे में और फ्यूचर के बारे में, कुछ लोग शेयर मार्केट के बारे में, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ के बारे में, कुछ अपने ऑफिस के बारे में, कुछ न कुछ चिंताएं होती हैं। और प्रतियोगिता, ये भी एक डर है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो हम लोग सभी जहां जी रहे हैं ना वहां पर कुछ चीजें हैं जो डर पैदा करती है, और ये डर जो है बीमारी पैदा करती है। और बॉडी इज डिजाइन टू हैंडल फेयर इन ए सर्टेन वे। डर क्यों होता है? ठीक है, डर क्यों होता है? डर जो है आपके शरीर को संकेत है। डर क्या है? आपके शरीर को संकेत जा रहा है। ठीक है। अब कोई चीज जो है जो इंपॉर्टेंट है, अब उस इंपॉर्टेंट चीज पे आप क्या कर रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको ध्यान दिलाने के लिए, आपको अटेंशन दिलवाने के लिए डर उत्पन्न होता है। ठीक है। जैसे खाना जो है आपको बनाना है, तभी आप खा पाएंगे, अदरवाइज भूखे रह जाएंगे। तो आपको खाना खाना है ना। ठीक है। तो आपको उस तरह से तैयारी भी तो करनी है। आप का ध्यान में नहीं, आपका टेंशन में नहीं। अब जो है आपको डर लग रहा है कि आप क्या खाएंगे। आप गए, जैसे ही एक डर उत्पन्न हुआ, अब गए जाके बना के आपने खाना खा लिया। अगर डर नहीं रहता ना, ये चिंता नहीं रहती फ्यूचर की कि आगे क्या होगा, तो आप उसी तरह पड़े रहते और पता चलता कि भाई अब खाने का टाइम है तो खाना कुछ है ही नहीं। मतलब ये भूख जो है और जो टेंशन है कि क्या खाएंगे, इससे क्या नहीं आपको इंडिकेशन मिल रहा था कि आपको खाना बनाना है, आपको खाना बनाना है। ये इंडिकेशन जो है मिल रहा था, ये आपको इंडिकेट कर रहा था यू हैव टू गो एंड डू इट, दिस इज एन ऑर्डर। ओके, if you don't focus on this thing you will be suffering, so you have to go through. Okay.
तो यहाँ क्या हो रहा है कि डर एक सिग्नल है आपको जगाने का, अवेयर करने का, इसलिए डर जरूरी है। डर जरूरी है, लेकिन लिमिट, इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। ओके, यहाँ पे इसको और देखिए, समझिए। तो किसी खास समय में डर जरूरी है, किसी खास समय में, हमेशा नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप हमेशा डर में होते। अब जैसे आप देखिए, here is an example, ठीक है। You are going through a jungle and a lion comes in front of you। अब जो है आपके सामने जो है ना एक शेर आ गया, जंगल में जा रहे हैं, एक शेर आ गया। अब वहां से आपको भागना पड़ेगा या फिर भिड़ना पड़ेगा। लड़ने की चांस तो कम है, लेकिन भागने का चांस ज्यादा लगता है, ठीक है। तो भागने के लिए ताकत चाहिए ना शरीर में। तो जैसे ही आप लाइन को देखते हैं, आपके भीतर एक डर पैदा होता है। जैसे ही डर पैदा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके ब्रेन में एक्टिवेट हो जाती है और वो हार्मोन रिलीज करती है। और ये हार्मोन क्या करता है, आपके भीतर या तो फाइट करने की ताकत देगा या फ्लाइट, भागने की ताकत देगा, फाइट और फ्लाइट की ताकत देगा, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर फाइट करने, फ्लाइट करने की ताकत देगा। आपके शरीर में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप तेजी से दौड़ने लगेंगे। इट डिक्टेट्स द किडनी टू रिलीज एड्रेनलिन, ठीक है। जैसे ही जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जैसे ही डर आपको होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और आपके फिर वो किडनी तक मैसेज जाता है। और किडनी क्या करता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, इसको पूरा समझिए। एड्रेनलिन जो है इसको रिलीज करता है, और ये एड्रेनलिन जो है आपके ब्लड में चला जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है। और ब्लड को प्रेशर कहाँ देता है, जो आप एसेंशियल ऑर्गन है बस वहीं तक रहेगा। हार्ट, ब्रेन, आइज, मसल्स, जो अभी सबसे जरूरी मसल्स भागने के लिए, आइज नजर रखने के लिए, ब्रेन काम करेगा तब, दिमाग तेज काम करना चाहिए उस समय। हार्ट, धड़कन बढ़ता है जिससे बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ सकता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर इस तरह से बढ़ जाता है। तो जरूरी जो ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। और आप क्या दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो मसल्स को मजबूती इस समय जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, डर के कारण पैदा होती है, ठीक है। तो किडनी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल भी पैदा होता है। कॉर्टिसोल भी एक स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनलिन भी स्ट्रेस हार्मोन है। ये तनाव पैदा करती है और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी उस समय जो है ताकत, बुद्धि हाइपर लेवल पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब जो है आपके जैसे कि मसल्स में ज्यादा ब्लड का फ्लो आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके ब्रेन में ज्यादा ब्लड का फ्लो आ जाना चाहिए, क्योंकि इन सब ऑर्गन्स को अभी इमरजेंसी कंडीशन है ना, अभी आपको भागना है। यू हैव टू फाइट और फ्लाइट, मोर चांसेस यू हैव टू फ्लाइट, दौड़ना है। तो ये मसल्स में आपकी ज्यादा ताकत होनी चाहिए। तो बॉडी क्या करता है, शरीर के बाकी पार्ट से ब्लड का फ्लो घटा देता है और इन जरूरी ऑर्गन्स तक ब्लड का फ्लो बढ़ा। Where this blood comes from? The blood comes from non-essential organs to fight the lion. Okay. जो हमारे ऐसे ऑर्गन्स है जिनमें ब्लड थोड़ी देर कम भी रहेगा तो चलेगा, वहां से ब्लड निकाल लिया जाता है नॉन एसेंशियल ऑर्गन से, और डाल दिया जाता है उन हिस्सों को जहां पर जरूरी है, जैसे मसल्स, हार्ट, ब्रेन, आईज। द ब्लड कम फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्किन। जैसे उस समय क्या है कि भोजन जो है, भोजन जो करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे ब्लड खींच लिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनसे ब्लड कम कर दिया जाता है, स्किन है उससे ब्लड कम हो जाता है। और ये ब्लड कम होकर मसल्स में चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। द ब्लड सप्लाई टू दी ऑर्गन इज शट डाउन। यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन, और जहां भी जहां बिना ब्लड के भी थोड़ी देर काम चल सकता है, वहां से ब्लड खींच लिया जाता है, ठीक है।
ताकि हम इस इमरजेंसी का सामना कर सकें। सिमिलरली द बॉडी रिलीज अनदर हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल टू प्रोवाइड एनर्जी टू द मसल्स हर्ट एंड पेन। और इसी समय जो है कॉर्टिसोल भी पैदा होता है और ये एनर्जी देता है मसल्स को, हर्ट को और ब्रेन को। क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो बढ़ा दे रहा है जरूरी अंगों के लिए और बाकी जगह से घटा दे रहा है। कॉर्टिसोल क्या कर रहा है? वो भी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है मसल्स हर्ट और ब्रेन को। द कॉर्टिसोल इमिट, अब यहाँ पे कॉर्टिसोल जो है जब शुगर का लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि आपको ताकत चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगा? शुगर से मिलेगा। कॉर्टिसोल क्या करता है? शुगर का लेवल बढ़ा देता है ब्लड में, ताकि एनर्जी, तुरंत एनर्जी मिल सके ब्रेन को, हार्ट को, मसल्स को। कॉर्टिसोल का यही काम है, शुगर के लेवल को बढ़ाना। अब क्या है कि पहले जंगल में हम लोग जाते थे तो कभी शायद शेर दिख जाता था, शायद मोस्ट प्रोबेबली कभी दिख जाता था, तो इमरजेंसी की कंडीशन हो जाती थी। तो पहले इमरजेंसी की कंडीशन होती थी किसी खास समय में। हम लोग का जीवन शैली ऐसा है कि हम लोग अब हर समय इमरजेंसी ही फील कर रहे हैं। अब के समय में ये मान के चलिए कि लायन तो नहीं है, लेकिन लायन जैसा फियर पैदा करने वाला बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है, जैसे एग्जाम का रिजल्ट, बिजली का बिल, है ना, ये सब चीजें आजकल यही शेर हैं, यही तनाव देते हैं। आजकल यही शेर है, यही तनाव देते हैं। और पहले होता था कभी खास समय में इमरजेंसी पैदा होती थी, ठीक है। अब हमेशा ही इमरजेंसी पैदा होती है, हमेशा ही लोग इमरजेंसी में रहते हैं, हमेशा ही लोग इमरजेंसी में रहते हैं। तो जो एड्रेनलिन है और कॉर्टिसोल हमेशा पैदा होता रहता है। हमेशा पैदा होता है। द बॉडी इज constantly रिलीजिंग cortisol, adrenaline and keep our blood pressure high, causing palpitations in heart, causing lack of sleep, state of emergency and alertness or pain। ये सभी मानियों की जड़ क्या हो गई? जैसे ब्रेन में जो है ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है तो हाई बीपी हो गया, प्लस नींद नहीं आने की समस्या हो गई, धड़कन बड़े होने की समस्या हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गए। क्यों? क्योंकि हम हर समय इमरजेंसी कंडीशन में चल रहे हैं आजकल। हम लोग हर समय अपने सामने एक शेर को देख रहे हैं। दिस लीड्स टू लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, रेस्ट। ये जो है, हम अब ये क्या है ना, ये हार्मोन हमेशा हमको अलर्ट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। नींद नहीं आती है, रेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से चिंता, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, बेचैनी, ये सब हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा एड्रेनलिन जो है क्या करता है, उससे धड़ मतलब फेफड़ा जो है तेजी से वर्क करने लगता है। ठीक है, और यह ऑक्सीजन जो है सभी बॉडी पार्ट में तेजी के साथ जाने लगता है। हमारे मसल्स जो है ना हमेशा टेंशन वाली कंडीशन में रहते हैं। जैसे कोई एक फौजी है, बंदूक लेकर खड़ा है, भले वो गोली नहीं चला रहा है लेकिन उसका मसल्स में वो एक्टिविटी है, जरा सा भी झटका लगा बस तुरंत वो ट्रिगर दबा देगा, अलर्ट कंडीशन है उसकी। तो मसल ऑलवेज स्टेट इन स्टेट ऑफ, उसके मसल्स जो है ना हमेशा स्ट्रेस वाली कंडीशन में। इससे मसल्स फटीग होती है, मतलब कि शरीर एकदम जो है बेजान हो जाता है, काम करने की ताकत नहीं रहती। सुबह जब उठते हैं तो हाथ पैर जो है मतलब कि सूजे होते हैं या फिर कड़े कड़े होते हैं। टू मच ब्लड, टू मच कॉर्टिसोल कीप्स ब्लड शुगर लेवल हाई। बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल जो है ब्लड शुगर को हाई रखता है। अब जो है पेंक्रियाज जो है
वो ऐसी कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाता और व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर ब्लड का फ्लो होना चाहिए था उसे निकाल लिया गया है इमरजेंसी कह के, कि मतलब इमरजेंसी चल रहा है भाई, यहाँ पे बाद में काम चला लेना, अभी इमरजेंसी है, मसल्स वगैरह में ब्लड की जरूरत है, यू हैव टू गो देयर, ओके। तो पैंक्रियाज में ब्लड की कमी हो जाएगी, वो सही से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा और डायबिटीज हो जाएगी आगे चल के। अब आपको स्किन को भी, जो स्किन में भी जो है ब्लड जो है खींच कर वो इमरजेंसी में खींच लिया गया है, ठीक है। और हमें ब्लड जो है ना, ठीक है, ब्लड सप्लाई भी जो है जो स्किन का ब्लड सप्लाई वो भी कम हो गया है। इससे स्किन पे इंफेक्शन हो जाएंगे और स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, स्किन रूखा हो जाएगा। अब जो है इसी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, वहां से ब्लड को खींच के मसल्स में डाल दिया जाएगा, तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, यूट्रस है, ठीक है, या फिर टेस्टिकल्स है, ठीक है, वहां पे ब्लड की कमी हो जाएगी और वो सही से फंक्शन नहीं करेंगे तो सेक्सुअल डिजीज आपको पैदा हो जाएंगे। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है मिल में है, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि वहां पे ब्लड का फ्लो बन ही रहा है, न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है। क्यों, स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण पूरे ब्लड जो है इमरजेंसी कंडीशन में चले गए, इमरजेंसी ड्यूटी में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिस्फंक्शनिंग आ सकती है। इसी से जो है हार्मोन में बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स जो है एक रेगुलर कंडीशन के लिए बने, रेगुलर कंडीशन के लिए बने, ठीक है। जब शरीर जो है नॉर्मल काम करता रहता है ना, तो हार्मोन का ड्यूटी उस खास समय में होता है। और जब शरीर जो है कुछ खास कंडीशन में होता है, जो इमरजेंसी टाइप की जो कंडीशन कही कही जाती है, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं और रेगुलर कंडीशन में हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। अब इसी के कारण से जब आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स में ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, वहां से हट के दूसरी जगह चला जाएगा, तो आगे अगर आपकी ये रेगुलर कंडीशन बनी रही, ठीक है, तो आपको पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाएंगे, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी स्पर्म्स की, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा पुरुषों को, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, ओबेसिटी जो, और ड्राई स्किन, इस सब इसी में। कोर्टिसोल जो है ज्यादा होने से ओबेसिटी आती है, कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाने से ओबेसिटी आती है, और कोर्टिसोल डर से बढ़ता है। हमारे जितने भी शरीर में जो फंक्शन होते हैं ये हार्मोन्स ही तय करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी फंक्शन हैं ये हार्मोन्स जो है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड से उनसे निकलते हैं, जैसे ओवरीज से और टेस्टिकल से, पेंक्रियास से, फिर आपका किडनी हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए, थाइमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, ठीक है, ये सभी, हाइपोथैलेमस, ये सभी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ऑर्गन्स, ये पूरे बॉडी के सिस्टम को सही से चलाते हैं। और जब आप बहुत डर में रहते हैं तो कॉर्टिसोल एड्रेनलिन जो है शरीर में रन करता रहता है और इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट करता रहता है, इन सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग का मौका नहीं मिलता है। ये सभी जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, वो सबको, जो मास्टर ग्लैंड है सभी हार्मोन्स को
कंट्रोल करने वाला। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, लॉजिक को नहीं समझता है, ये फीलिंग को समझता है। जैसे डर की एक फीलिंग है, उसको वो महसूस करता है। खुशी की फीलिंग है, उसको महसूस करता है। ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, इसमें फीलिंग्स होती है। ठीक है, जब भी आपको एक विचार आपको आता है ना, उससे जुड़ी एक भावना उत्पन्न होती है। यह भावना को समझता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस भावना को शरीर शरीर में उस भावना को समझ के काम करता है। आप जो सोच रहे हैं ना, उससे एक भावना पैदा होती है। जैसे यहाँ एक सांप है, तो एक भावना पैदा हुई डर की, ये उस डर को महसूस करेगा, उस डर को ये महसूस करेगा। ठीक है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है डर को महसूस करेगा। अगर आप कोई बैड न्यूज सुनते हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है? आपको छाती में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, ठीक है, हार्ट अटैक आ सकता है। किसी को जो है ना, कोई गलत न्यूज सुनने ही पेट खराब हो जाता है। तो जैसे ही एक न्यूज आपके दिमाग में आती है ना, वो दिमाग में उस न्यूज से रिलेटेड एक फीलिंग उत्पन्न होती है, और फीलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसी के हिसाब से एक्ट करता है। उसी तरह एक अच्छा न्यूज जब आप सुनते हैं, ठीक है, तो आप खुशी से फूलने समाते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, कॉन्फिडेंस महसूस होता है, प्रेम की फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। एक अच्छा न्यूज सुनने से और एक बुरा न्यूज सुनने से पूरे बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस इमोशंस को समझकर पूरे शरीर में उसके हिसाब से केमिकल्स रिलीज करता है। ठीक है, तो डिजीज से अगर हमें मुक्ति पानी, तो टू लीड अ डिजीज फ्री लाइफ डेवलप पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड एवरी डे सर्कमस्टेंसेस, तो हमें एक पॉजिटिव जो है फीलिंग पैदा करनी होगी। अगर हम डिजीज को, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीलिंग देंगे, बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, हमारे ब्रेन में एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगा, हमारे बॉडी में नेगेटिव चेंजेस आएंगे। क्रोनिक बीमारी का मतलब है यही नेगेटिव चेंजेस जो लॉन्ग टर्म में आपके ब्रेन में फील किया है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जब किसी फीलिंग को बार बार फील करता है ना, तो वो शरीर में जो है कि एक बीमारी पैदा करता है। ये आपको संकेत है कि इस बीमारी को ठीक करना है, यह संकेत है कि इस बीमारी को आपको ठीक करना है। उस तरह का पॉजिटिव जो है चेंजेस आपको आने, उस तरह का पॉजिटिव चेंजेस आपको, नेगेटिव चेंजेस भी आने हैं। तो जैसा जो है ब्रेन सोचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसी सूचना, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी हमने कल बताया था आपको, जब आप अपने प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं, बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक्सेस, एकदम कठोर लाइफस्टाइल को जीते हैं आप, ठीक है, और आपके मन में बैठ जाता है कि एकदम इसी तरह का लाइफस्टाइल हमें जीना ही जीना है, तो यह एक विकार उत्पन्न करता है, एक प्रज्ञा अपराध पैदा करता है, एक मेंटल डिसबैलेंस पैदा करता है, मेंटल क्राइम पैदा पैदा करता है, और आपके एड़ियों में दर्द हो जाता है। अगर आपकी एड़ियों में दर्द है, इसका कारण है कि आपने खुद पर बहुत कठोरता से जो है काम किया है। आपको सॉफ्ट होने की जरूरत है। आपके मन में यह बात बैठ गई है कि अपने प्रति कठोर रहना बहुत जरूरी है, तो आप कठोर हैं। अगर आपके मन में ये बात जो निकल जाएगी, आपकी एड़ी का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बैलेंस हर जगह जरूरी है, बैलेंस जो है हर जगह जरूरी है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि किसी भी बीमारी को प्रज्ञापराध से ही जोड़कर देखते हैं।
और यह प्रज्ञापराध जो है, अब हम लोग कल क्या जानेंगे? कल हम लोग जानेंगे शरीर के किस किस हिस्से में कौन सी बीमारी होती है और उसके पीछे कौन सी फीलिंग होती है, क्योंकि फीलिंग से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है और शरीर में वो रिएक्ट करता है। अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई फीलिंग मिल रही है तो उससे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, और वो फीलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलना बंद हो जाए तो शरीर में वो बीमारी बंद। तो हमारे शरीर में कहाँ बीमारी है, अगर हम जानते हैं तो हम इससे जान सकते हैं कि उस बीमारी को कैसे ठीक करना है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ फीलिंग हम जान लेंगे। ठीक है। अभी क्या है, अभी तक जो भी ये समझ में आया है, आप लोग में से कोई एक व्यक्ति इसका समरी बताइए हमको। कोई भी एक व्यक्ति जो है, आप चाहें तो आज उन्होंने क्या जाना उसके लिए एक समरी बता सकते हैं। चलिए कोई भी व्यक्ति बताइए जो आज आपने जाना। यस बताइए। आज जो भी आपने सीखा है आप उसको बता सकते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। हेलो। हाँ। सर मैं निशा कोटा से बोल रही हूँ। आज आपने जो बताया वो एक तो सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में बताया। आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ होता है, त्रिदोष होता है, ये अपनी बॉडी पे क्या असर करता है, इस चीज के बारे में जाना है। यस। और प्रज्ञा अपराध के बारे में जाना है, ये अपनी बॉडी पे कितना असर करती है वो भी जाना है। और सबसे बड़ी बात, अपनी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, कार्टिसोल जो होता है, जिसको अपन स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, उसके बारे में जाना है। ये हमारी बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है, और मतलब मेन तो ये इसी के ऊपर रहा है। और हमारे इमोशन को हम कैसे मतलब आ, अपने जो इमोशन है वो उनकी वजह से अपने हार्मोन कितने अफेक्ट करते हैं, उस चीज के बारे में भी जाना है। यस बोलिए। और यस सर, गुड इवनिंग सर। सर पहले तो मैं आपका थैंक यू कहूंगी बहुत बहुत, क्योंकि आपने ये चीज कही, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि आपसे बात करूंगी सर, एक ना रिवीजन भी हो जाए क्योंकि पूरा कितना किया। मतलब जो चीज मुझे समझ आई, एक सबसे बड़ी चीज कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारी खुद की जन समझाया के बाद भी कब के बारे में कि हर इंसान की बॉडी में उनके अकॉर्डिंग, मतलब कुछ किसी को वात की प्रॉब्लम है, किसी को पित्त की, कुछ भी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी होती है। बट हम क्या करते हैं अपने टेस्ट के लिए, हम उस चीज को नहीं समझते क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए। हम जान के जो हमारी यूनिवर्सल जो रूल बना हमारे जो रूल बनाया था खाने का, कि हमें किस टाइम खाना है किस टाइम नहीं खाना, जैसे आपने देर रात का भी बताया कि कुछ लोग देर रात खाना खाते हैं तो वहां प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी बीमारियां हैं, वो हमारी खुद की जन्मी हुई है, हम उन्हें खुद क्रिएट कर रहे हैं। जैसे शुगर के लिए भी आपने कहा कि एक इंसान को ऑलरेडी वो डायबिटिक है, शुगर उसे है, बट वो फिर भी जान के शुगर खा रहा है, उसका शुगर खाने का मन कर रहा है, वो ये चीज नहीं समझ रहा कि ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम कहाँ से, जैसे आपने हार्मोनल बताया कि मेन जो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी टेंशन के थ्रू। और टेंशन क्या है? डर। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है फ्यूचर को लेके। कुछ लोग यही सोचते हैं फ्यूचर में आगे क्या होगा, ये सोच के अपना प्रेजेंट खराब करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में जो भी हार्मोन इम्बेलेंस हो रहा है वो भी हमारी सोच के कारण हो रहा है। जो भी हम नेगेटिव सोच, जैसे आपने बताया कि हम अपनी सेंस का सही उपयोग नहीं कर रहे, हम गलत चीजों को देख रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं। जैसे कि आपने टीवी का, हर चीज की एक लिमिट है, हम उस चीज को लिमिट में ना लेकर ना, या तो उसको बहुत ज्यादा कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, और इस इनबैलेंस के कारण ही हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, उसी के कारण हमारी डेली लाइफ भी इनबैलेंस है। हम अपने डेली रूटीन को सही से नहीं ले रहे हैं, या तो पूरा दिन टीवी पर हैं या पूरा दिन व्हाट्सएप पे हैं। मतलब ये सारी चीजें जो भी रूट कोस है वो हमारी बीमारियों का, वो हम खुद ही हैं। अगर हम इन चीजों को बैलेंस कर लें तो हम अपनी लाइफ में इन चीजों को क्योर कर सकते हैं। सर बाकी आप बताइए। नमस्ते सर। अब आप लोग बताइए, और भी लोग हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, मेरा नाम कीर्ति है। और मैं इसमें ये समझी हूँ कि
जो ये हमारे इमोशनल ओल्ड क्रोनिक पेन है उसका रूट कोज कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस डिसबैलेंस है, ठीक है। तो वो स्टार्ट हमने आयुर्वेदा से किया, जैसे कि उसमें आपने त्रिदोष के बारे में बताया कि डाइजेस्टिफायर, हाँ, और उसके बारे में टिश्यू और सेल के बारे में भी आपने बताया कि डाइजेस्टिफायर जो हमारा है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, और जो मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, जैसे आपने बताया कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दो होते हैं जो हमें हमारे जोड़ना और तोड़ना, ये दो रिपेयर और रिजुनेट का काम करते हैं। उसके बाद आपने त्रिदोष के बारे में बताया, और त्रिदोष कैसे बनता है उसके बारे में आपने 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया कि वो कैसे दो दो एलिमेंट्स के द्वारा हम वात पित्त कफ हमारा बनता है, वायु और आइथर से वात, और वाटर और फायर से पित्त, और वाटर एंड पृथ्वी से कफ बनता है। फिर आपने वो चीजें कैसे इम्बैलेंस होती है हमारे प्रज्ञा अपराध से, ये इसके बारे में बताया। फिर टाइम कैसे उसके ऊपर इफेक्ट करता है वो भी आपने बताया। फिर अष्टम इंद्रिया कैसे उसके ऊपर इफेक्ट करती है वो आपने बताया। और फिर आपने रोल ऑफ द फियर्स बताया कि जो फियर्स होता है, जो फियर है हमारे इनर फियर है वो कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद आपने हॉर्मोन्स के बारे में बताया कि जो हमारे हॉर्मोन्स है, जो हमारी हार्मोन ग्लैंड्स हैं वो कैसे इसके ऊपर असर करती है, जिसमें पिट्यूटरी में आपने बताया मेन वो है जो किंग ऑफ द ग्लैंड बोलते हैं जिसको। सो when pituitary gland goes from feelings, bad feelings, then वो बताती है दूसरी ग्लैंड्स को कि अपने हॉर्मोन्स रिलीज करो, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, हमें भागना है। जैसे कि आपने शेर के बारे में बताया, लायन की स्टोरी बताई जैसे आपने कि इफ वी सी लायन वी स्टार्ट गेटिंग फियर इमोशंस एंड आवर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और जो कार्टिसोल लेवल्स बढ़ता है तो जिससे कार्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है जो हमें मतलब हमारे जो लिम्स है उसकी तरफ वो ब्लड फ्लो को भेजता है, राइट। तो जो ब्लड फ्लो उधर जाता है मीन्स हम लोग अच्छे से भाग पाए, इसलिए तो वो हमारा डीएनए इनबिल्ट है फ्रॉम द वेरी मतलब बहुत साल पहले से। तो वो चीजें अभी तक हमारा बॉडी है वो भूला नहीं है, तो अभी भी हम वहीं पर हैं। तो अगर हम वही सारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स और वो सारे जो क्रिएट करते हैं अपने फीलिंग्स के द्वारा, तो वो फिर हमारे बॉडी के ऊपर दूसरे असर डालते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं, हमारे लीवर को खराब करते हैं, और फिर हम अलग अलग डिजीज मैनिफेस्ट करने लगते हैं। जैसे पैनक्रियास खराब हुआ तो डायबिटीज हो गया हमें, या फिर किडनी खराब हो गई, या फिर लीवर खराब हो गया। तो वो सारी चीजें फियर के कारण होता है। और जब तक मतलब हम अपने फियर के ऊपर काबू लेना नहीं सीखते हैं, हम अपने इमोशनल बैलेंस को करना नहीं सीखेंगे, तो हम डिजीज को कैश करते रहेंगे। तो आपने यहाँ तक हमें बताया कि प्रज्ञा अपराध कैसे हमारे पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और कैसे फिर आगे हम, सर बस इतना मैं समझी हूँ। सर इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसे हाँ कुछ जरूर ऐड हमने कीजिए। हाँ, जैसे थैंक यू। कुछ हम नियम बना लेते हैं, कठोर नियम, और उन पे चलते ही रहते हैं, तो जो एड़ी में दर्द होता है वो हमारे कठोर नियमों पे चलने के कारण होता है। हमारे जो नियम है उसमें हमें उन पे चलना तो है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एक नहीं कि क्या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो भी हमने नियम बना रखा है कि मेरे को तो सुबह 5 बजे उठ के नहा के ये मतलब कि पाठ पूजा करनी ही है, एक कठोर नियम है। लेकिन अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें करना चाहिए। तो अगर ऐसे कठोर नियम बनाते रहते चलते रहते हैं तो एड़ी का जो दर्द होता है वो कठोर नियम के कारण ही होता है। और जैसे आपने बताया, इन्होंने भी बीच में बताया है कि जो हमारे ये हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल और वो ये कैटासोल्स, ये इंक्रीज जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स इनको इंस्ट्रक्ट करती है ये इंक्रीज होते हैं। तो कुछ जहाँ पे डर वाली बात होती है, जहाँ पे ब्लड हमें ज्यादा चाहिए होता है वहां पे ब्लड ज्यादा फ्लो करता है, और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। और अगर ये लगातार काफी टाइम चलता रहता है तो जो ऑर्गन्स जिनमें ब्लड का फ्लो कम होता है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनमें
प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हम हर टाइम यूज नहीं करना होता। जब खाना खाते तब डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होती है कि उसमें हमें डाइजेस्ट करना है। लेकिन आगे जैसे कोई और डर वाली बात आ गई तो उसमें हमारा जो ब्लड है ब्रेन में, हार्ट में, इन चीजों में ज्यादा जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कम हो गया, स्किन में कम हो गया। तो कई बार जैसे स्किन में काफी देर तक ब्लड की सर्कुलेशन कम रहती है तो हमारी ड्राई स्किन हो गई या स्किन में इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हमारा डायबिटीज का भी यही एक कारण है कि जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो पेनक्रियास में भी वर्किंग कम हो गई। पेनक्रियास की वर्किंग कम हुई तो हमें डायबिटीज हो गया। तो मतलब ये है कि हमें जो है अपना बैलेंस से चलना है, यानी कि हैप्पी हार्मोन्स जो है वो हमारे क्रिएट होने चाहिए। हमें डर में नहीं रहना, दुखी होकर नहीं रहना। जो हमारी फीलिंग्स हैं उनको हमें खुश रखना है, मतलब कि अच्छी तरह से खुशी खुशी रहना है, जिससे कि हमारे जो हार्मोन्स है वो पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हो और हर एक ऑर्गन को जो ब्लड है सही मात्रा में मिलता रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, ओके, चलिए बहुत अच्छा, आपने एग्जैक्ट वही एक्सप्लेन किया जो मैं चाह रहा था। थैंक यू ठीक है। सर। हाँ, क्योंकि अब पता चल गया ना कि हमारे शरीर में बीमारी है, तो क्योंकि वहाँ ब्लड की कमी है, ब्लड वहां से निकल कर कहीं दूसरी जगह चला गया। हाँ जी, हाँ, शरीर को लग रहा है इमरजेंसी कंडीशन है, इसलिए ऐसा हो हाँ रहा है जी, ना। हाँ और जी हम लोग सर। इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ डर बना रहता है। इस कारण से हमारा बॉडी में इमरजेंसी क्रिएशन होता रहता है। सर हम जैसे नेगेटिव आपको सोचते डिप्रेशन रहते हैं ना, नेगेटिव सोचने से नेगेटिव हार्मोन्स बनेंगे और डर तो लगेगा ही लगेगा। जब गलत सोचेंगे तो गलत फीलिंग्स आएंगी दिमाग में। हाँ, और जब क्या होता है ना, आपके भीतर कोई दर्द है, ठीक है, कोई इमोशंस पैदा होता है, तो उस समय क्या होता है ना कि एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, सेक्रेटरी में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई डर या कोई नेगेटिव इमोशन कहाँ से पैदा हो रहा है वो समझते हैं, और जहां से वो नेगेटिव इमोशन पैदा हो रहा है ना, उस जगह को बंद करने का प्रयास करते हाँ, हैं। ठीक है, अगर ये एक ये हो गया थेरेपी तो है जिसको बीमारियां तो सीबीटी कहते खत्म ही खत्म है फिर। हैं। हाँ, तो सीबीटी के बारे में भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक ठीक है, है सर। अब हाँ रही जी। कि कैसे करना है। पहले चीज तो समझिए कि आपको दर्द का, पहले चीज समझेंगे हाँ, कि दर्द कहाँ है। कहाँ हो। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि उसके पीछे कौन सा इमोशनल कारण जिम्मेवार है। है। ठीक है, उसके हम्म, बाद उस इमोशनल कारण को समझ के क्या करेंगे, उसको दूर अलग करेंगे। अलग तरीकों से उसको खत्म करेंगे। हाँ। वो इमोशनल कारण को समझेंगे और अलग अलग इमोशनल तरीकों का इस्तेमाल करके उस कारण को खत्म करेंगे। ठीक हम्म, है, जैसे किसी के व्यक्ति के मन में बहुत बदले की भावना है किसी के प्रति। हाँ उसके कमर ना ठीक है, उसमें। हाँ, और इस बदले की भावना कारण जो उसके काफ मसल्स में दर्द हो जाता है। हाँ, हाँ। ठीक है, बड़ा था और सुने ये आपने। दूसरी की बात नहीं, मैं अपना ही बात बताऊंगा, मेरे काफ मसल्स में बहुत दर्द रहता था। अच्छा। ठीक है, जब मैंने ये स्टडी करना शुरू किया ना, तो हमको लगा हाँ, कि हम ही को ज्यादा नुकसान हो रहा है, बदला हम किसी और से लेंगे, उसको तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, बिल्कुल। लेकिन मेरे काफ मसल्स में प्रॉब्लम पैदा हो गया है। हम्म, तो मैंने ये क्षमा करने का हाँ ये अभ्यास टेक्निक अच्छा है। स्टार्ट किया। ठीक है, जिससे मुझे गुस्सा आ रहा था, जिससे मैं बदले के बाद, उसी को मैंने जो है क्षमा किया। और मैंने देखा कि जैसे हम उसको अपने मन से उसके प्रति गुस्सा जो हम भुलाते जा रहे हैं ना, हमारे काफ मसल्स का पेन जो है कम होता जा रहा ठीक है। है। तब मुझे इस हाँ, थेरेपी पे बहुत ही ज्यादा जो है आश्चर्य हुआ कि ऐसे काम करता है। मतलब सुना तो था इमोशंस के कारण ही हर बीमारी पैदा होते हैं, लेकिन हाँ खुद ये पे तो सर प्रैक्टिकल फैक्ट जब है, हुआ, फैक्ट है ये तो। हाँ, जब खुद पे यह अनुभव हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम करने की बहुत जरूरी है। और यह जो अभ्यास है, इसमें आपने एक
मेजर पार्ट समझ लिया। अब मेजर पार्ट, अब उसके बाद क्या है कि किस ऑर्गन में दिक्कत होती है, कौन सी बीमारी में कौन सा इमोशन जिम्मेवार है, ये समझ। जैसे उसके आपने बाद कमर समझना है दर्द के इमोशन लिए, को कैसे जैसे ठीक करें। कमर दर्द के लिए आपने लिखा हुआ था उसमें कि जब हमें फील होता है कि हमें प्यार की कमी है हमारे में, हमें कहीं से हाँ, प्यार नहीं मिलता, तो उसमें हमारे बैक बोन में दर्द होता है, मतलब ये आपने दिया हुआ था, इसमें लिखा हुआ था, पढ़ा था मैंने। तो इसी तरह से जो है ना, ये बैक पेन का है। जैसे अगर पैसे का दिक्कत है तो उसके लिए अलग दर्द है, प्यार की कमी है उसके लिए अलग दर्द है, सपोर्ट की कमी है उसके लिए अलग दर्द है। तो शरीर में कहीं भी दर्द होता है उसका कहीं ना कहीं कुछ एक फीलिंग है रीजन है। जिम्मेवार, और ये फीलिंग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करती रहती है और वो दर्द पैदा करता रहता है। हम इस फीलिंग को ही बंद कर देंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ही तो। सर एक चीज और पूछना चाहूंगी, ये आईबीएस की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें मेनली आपका कौन सा ग्लैंड जो है जिम्मेदार है और कौन सा डर के कारण हो सकती है? देखिए सर ने ऐसे शायद बताया IBS रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से ही होता है, जिसमें उन्होंने बताया था पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आती है, आई थिंक, राइट सर? यस, अब देखिए यहाँ पे इसको जो है ना आईबीएस से हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं। ये इमोशन जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करते हैं। इमोशंस क्या करती हैं, जो इमरजेंसी जो क्रिएट करती है ना, इससे हमारे भीतर ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होते हैं। जैसे गंजापन है, ये ऑटो इम्यून डिजीज में, केवल कैंसर ही हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसा नहीं। हमारे बाल उड़ जाते हैं इसी कारण, फिर हमारा आईबीएस हो जाता है इसी कारण। जब आप खाना खाते हैं ना, तो वो उस समय जो फीलिंग आपके भीतर होती है ना, जो फीलिंग होती है, जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपके भीतर डर की फीलिंग है, तो ब्रेन तक एक मैसेज जा रहा है कि जो आप खाना खा रहे हैं उससे डर उत्पन्न हो रहा है, ये खाना मत खाओ, ये खाना मत खाओ, इसको शरीर से बाहर फेंक दो। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हैं उस समय एक नेगेटिव फीलिंग आपके साथ चल रही है, ब्रेन उसको जोड़ कर देखता है, उसको लगता है इसी खाना खाने के कारण नेगेटिव चीज हमारे भीतर, खतरनाक चीज प्रवेश कर रही है, इस खाने में ही जहर है, इस खाने को शरीर से बाहर निकालो। और वो प्रेशर बनाती है, थोड़ा सा खाना खाते हैं प्रेशर बनाती है कि वो आपको रिलीज होने के लिए जाना है। आईबीएस इसको कहते हैं ना, इरिटेट हो जाता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। उसमें होता क्या है, यही होता है। ठीक है, जो खाना आप खा रहे हैं, ब्रेन उसको एक नेगेटिव फीलिंग के साथ जोड़ लेता है, और उससे बचने के लिए वो ये समझ लेता है ब्रेन कि इसी भोजन के साथ, इसी भोजन के साथ आपको नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, इस भोजन को नहीं लेना है। अगर आ गया है शरीर में, इसको किस तुरंत बाहर निकालो। तो खाते हैं 2 और तुरंत आपको लगता है कि नहीं, प्रेशर फील हो रहा है, आईबीएस का कारण नहीं। आप खाना खाते समय प्रेम के साथ उस भोजन को, प्रार्थना के साथ, जैसे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा, मतलब कि खाना खाते समय पहले क्या करते थे लोग, पहले लोगों का और आईबीएस पहले नहीं होता था। प्रार्थना करते थे, धन्यवाद करते थे परमात्मा का कि परमात्मा आपने इतना अच्छा खाना मुझे दिया, उसमें नमक कम है तो भी महसूस नहीं करना नमक कम है, कहते जैसा दिया वैसे बढ़िया है, बोले शरीर ये के लिए शिकायत नहीं करनी कि इसमें नमक कम है। अगर हम शिकायत करते थे इसका मतलब पहले उस खाने देखिए, का निरादर करते हैं। ये जो है ना, जब हम ये करेंगे ना, आईबीएस नहीं होगा। खाना खाते समय फालतू का टीवी का जो सीरियल सब है ना, एकता कपूर वाले, वो सब नहीं देखने। ठीक है, सास बहू और झगड़े वाले सीरियल नहीं देखने। अगर देखना ही है, ऐसे तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन देखना है तो ऐसे सीरियल देखिए जिससे खुशी मिले, हंसी मिले, कॉमेडी हो। ठीक है, जब आप वो खाना खाएंगे तो वही खाना आपके लिए फायदेमंद, आईबीएस नहीं होगी। आईबीएस का ट्रीटमेंट सोच से ही संभव है, फीलिंग से ही संभव है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए यस आज के लिए सर। इतना ही। कल जो है बहुत लिमिट बढ़िया। इंक्रीज कर दी जाएगी, तो बाकी लोग जो नहीं आज आ पाए हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ये बढ़िया था सर आज का सेशन थैंक यू सर, बहुत सर, बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू बहुत सर, बढ़िया। ग्रेटिट्यूड सर, कलेक्ट थैंक किए यू ग्रेटिट्यूड सर। सर, थैंक यू सर।
कल वो कहते हैं सुनिए, मन थैंक यू सो मच। कल 3 बजे मन और सुनिए, दिमाग दोनों खुश हो गए ये सुन के। अब तो सही है रहता है सर। कि हमारी थैंक यू सारी सर, बहुत बीमारियां यूं बढ़िया ही था खत्म हो सर। जाएंगी, डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। सर बहुत अच्छा सर क्लास था। रिक्वेस्ट ठीक, चलिए बहुत अच्छा। सर इसकी रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। आप अपनी फीलिंग्स कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन हो पाए क्योंकि हमारी लिमिट 100 की ही थी। कल लिमिट को इंक्रीज करेंगे तो एक ये रिक्वेस्ट है और भी बढ़ेगा। सर, एक रिक्वेस्ट है, क्या? एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बोलिए बोलिए। तो ये पहली बार हम आपके किसी प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, तो अक्सर ये जितने भी जो भी कोर्स करते हैं तो उसमें एक टीचर एक जब वो विजिबल होते हैं ना तो जो पढ़ाते हैं उसका एक अलग इफेक्ट आता है। तो सर प्लीज क्या आप मतलब हम लोग नहीं, आप विजिबल हो अच्छा सकते हैं ताकि सुनिए हमें सुनिए। चीज समझ में आए। ऐसा क्या है ना, देखिए इसमें दो कारण है। सबसे बड़ी चीज है ना कि ये मन का वहम है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे ना, आप जैसे देखिए सुनिए, ये जो है जब हम पढ़ा रहे हैं तो सबका अटेंशन मेरी तरफ होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग अटेंशन लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो ऑन करते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। हम बहुत बार सोचे इसका क्या मतलब है, तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि हम पढ़ा रहे हैं भाई, हमको देखो, अटेंशन दो हमको, बाकी सब काम छोड़ के हमारे पास जो है ओपन हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग कहेंगे एनर्जी मिलती है, ये है वो है। हमने बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रैक्टिस किया है, ऐसा कुछ एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। लोगों में एक वहम बैठ गया है। ठीक है, हम जो है क्या करते हैं ना, जो कंटेंट होता है हम उसको जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये जरूरी है हम इस पर काम करते हैं कि आपको हम एक विजुअल ट्रीट दे सकते, मतलब कि केवल जानना नहीं है, दिखना भी चाहिए और उससे मजा भी आना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए चिंता मत कीजिए। आपको जो है जो कंटेंट दिया जाएगा वो काफी रिसर्च करने के बाद ही दिया जाएगा, तो ये चिंता मत कीजिए। जो बेस्ट कंटेंट होगा हम आपको शेयर करेंगे। चेहरा का थैंक कोई यू उतना सर। इशू नहीं है। ठीक है, और वैसे भी मेरा कैमरा जो है अभी खराब हो रखा है, इसलिए भी हम ओपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, EFT जब स्टार्ट होगा ना तो उस समय हम ओपन करके दिखाएंगे ना। एक्चुअली अभी क्या है ना, हमारा कैमरा खराब हो रखा है, इसलिए हम ओपन नहीं कर पा रहे। थैंक यू दीपक सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत हमेशा मजा की थैंक यू। तरह बहुत शानदार रहा। और सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम सर काफी हो वो गया। सुबह वाला कॉस्मिक मेडिटेशन वाला लिंक आप वापस शुरू कर दीजिए ना, उसको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। लिंक डेली जाता है लेकिन अब वो पेड है, फ्री नहीं है। तो पेड वाला सेशन तो खत्म हो गया ना शायद, 10 तारीख को लास्ट, पिछले महीने 30 तारीख को लास्ट था, नहीं, वो अभी या भी अभी चल भी? अभी भी चल अच्छा, रहा है।